हेलो एवरीवन, वेलकम टू अरविंद एड्यूटेक। और आज इस वीडियो में हम समझेंगे बाइंडिंग एनर्जी के बारे में। पर उसको समझने से पहले आपको कुछ बेसिक टर्म्स पता होने चाहिए। सबसे पहले आपने थ्योरी ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, आइंस्टाइन का स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़ा होगा। E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। ये इक्वेशन आपको क्या बताता है? ये इक्वेशन आपको ये बताता है कि एनर्जी मास में और मास एनर्जी में कन्वर्टेबल है। दे बोथ आर कन्वर्टेबल टू ईच अदर। सी क्या शो कर रहा है यहाँ पे? सी शो कर रहा है यहाँ पे स्पीड ऑफ द लाइट। मतलब जो टोटल एनर्जी है किसी ऑब्जेक्ट की, वो होती है रेस्ट मास एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। अब ये रेस्ट मास एनर्जी क्या है? अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, इवन एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, फिर भी उसमें एनरॉमस अमाउंट ऑफ एनर्जी, यानी कि उसमें बहुत ज्यादा एनर्जी होती है ड्यू टू इट्स मास, उसकी मास की वजह से। अब जैसा कि हमने देखा कि मास एनर्जी में कन्वर्टेबल है, तो उसके इस मास की वजह से उसमें एनरॉमस अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है। तो जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो है, तो उसका जो उस टाइम पे मास है उसको हम बोलते हैं उसका रेस्ट मास। ऑब्वियसली अब रेस्ट और मोशन तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है। तो किसी एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अगर वो रेस्ट में है, और तो उस टाइम पे उसका जो मास है वो उसका रेस्ट मास है। तो टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल होता है रेस्ट मास एनर्जी प्लस द काइनेटिक एनर्जी। तो इस बात से ये क्लियर है कि कोई ऑब्जेक्ट जो रेस्ट में है उसका मास जब वो मोशन में है उससे कम होगा। द मास ऑफ द पार्टिकल इज ग्रेटर व्हेन इट इज इन मोशन देन व्हेन इट इज एट रेस्ट। रेस्ट के मुकाबले जब वो मोशन में है तो उसका मास ज्यादा होगा। ये जो फिनोमिना हमको पार्टिकल्स में देखने को मिलता है, ये आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है। अगर आपका वेट 50 to 60 kg है और आप बोले कि मैं मोशन में हूं तो क्या मेरा मास ज्यादा है, और मैं रेस्ट में हूं तो क्या मेरा मास कम है, बहुत थोड़ा, बहुत ही नेग्लिजिबल डिफरेंस है। तो हम बड़ी बॉडीज में वो डिफरेंस नजर में नहीं आता, लेकिन पार्टिकल जिसका कि मास बहुत कम है और स्पीड बहुत ज्यादा है, तो उस केस में यहाँ पर वो हमको क्वांटम लेवल पे ये चीजें दिखाई देती हैं। तो मास ऑफ द पार्टिकल इज ग्रेटर व्हेन इट इज इन मोशन देन व्हेन इट इज रेस्ट। और जैसा मैंने कि आपको बताया कि मास और एनर्जी आपस में कन्वर्टेबल है, मास एनर्जी में और एनर्जी मास में कन्वर्ट हो सकती है। अब अकेले मास और अकेले एनर्जी का लॉ ऑफ कंजर्वेशन यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, इसलिए उनका एक कंबाइन लॉ ऑफ कंजर्वेशन है, मास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एनर्जी। So the law of conservation of mass energy states that the sum of mass and energy of a system of a particle is the same before and after their interaction. So particles के interaction के पहले और particles के interaction के बाद उसका जो मास और एनर्जी का सम है वो हमेशा सेम रहेगा। एंड दिस इज कॉल्ड द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एनर्जी, राइट। उसके बाद हम देखते हैं मास डिफेक्ट क्या होता है। देखिए मास डिफेक्ट क्या है? इंट्रैक्शन के मतलब एक जो न्यूक्लियस है उसका एक सर्टेन मास होता है। ओके, अब आपको पता है कि न्यूक्लियस बना है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। तो अगर आप प्रोटॉन जैसे एक कोई हमारे पास एलिमेंट है जिसमें लेट्स से कि 2 न्यूट्रॉन और 2 प्रोटॉन है, तो आप उसका कुछ मास मेजर कर सकते हैं, बिकॉज आपको पता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का रेस्ट मास क्या होता है। तो उन दोनों को जब आप प्लस करोगे तो वो एक्चुअल न्यूक्लियस के मास से ज्यादा होगा। मतलब हमारा जो एक्चुअल न्यूक्लियस का मास है वो कम आएगा। अब ये मास का डिफरेंस क्या है और ये क्यों है? तो यही फिनोमिना जो है वो मास डिफेक्ट है। मतलब अगर आपके पास कोई एटम है, कोई न्यूक्लियाई है जिसका कुछ मास है, और आपको पता है लेट्स से कि उसका मास 10 है, मतलब मैं एक बहुत ही रैंडम नंबर ले रहा हूं, और 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन है, और उसका आपने मास मेजर किया लेट्स से कि वो 10.5 है, एकदम रैंडम नंबर ले रहा हूं, तो आपको पता चलेगा कि ये जो 0.5 का कुछ मास का गैप है, अभी क्यों है इसको हम आगे देखेंगे। इसी फिनोमिना को हम मास डिफेक्ट बोलते हैं। सो द डिफरेंस बिटवीन द रेस्ट मास ऑफ न्यूक्लियस and the sum of rest masses of its constituent nucleon is called the mass defect. तो Z से हम यहां पे शो करते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन को, A माइनस Z मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, M सबस्क्रिप्ट P इट मीन्स दिस इज मास ऑफ प्रोटॉन, M सबस्क्रिप्ट N शोज द मास ऑफ न्यूट्रॉन, और M शो करता है रेस्ट मास ऑफ द न्यूक्लियस।
तो इसके लिए हमारे पास ये एक्सप्रेशन है, द मास डिफेक्ट ऑफ द न्यूक्लियाई इज जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन माइनस एम। अब ये जो मास डिफेक्ट है ये क्यों है? ये जो मास है, ये जो मास डिफेक्ट है, ये जो मास गया कहां? तो ये मास कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी में, और ये एनर्जी बाइंड करती है न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स तो है नहीं उनको बाइंड करने के लिए। कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, न्यूट्रॉन में तो कोई चार्ज है ही नहीं, और प्रोटॉन तो आपस में रिपल्सिव हैं। तो हमें कुछ वर्क डन करना पड़ेगा टू फॉर्म द न्यूक्लियस, और उसके लिए कुछ एनर्जी चाहिए होगी। तो ये एनर्जी कहां से आती है? ये एनर्जी आती है मास डिफेक्ट की वजह से। तो जो हम अभी तक थ्योरी पढ़ रहे थे, E इज इक्वल टू MC स्क्वायर, दैट मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, तो यहां पर हमको साफ देखने को मिलता है मास डिफेक्ट में। मास डिफेक्ट में हम देखते हैं कि जो एनर्जी है, जो मास है, वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, और ये एनर्जी ही न्यूक्लियस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन को और प्रोटॉन को यहां पे बाइंड करके रखती है, राइट। उसके बाद हम समझते हैं पैकिंग फ्रैक्शन क्या है कुछ। तो ये बेसिक टर्म्स हमको समझना है। पैकिंग फ्रैक्शन है मास डिफेक्ट पर न्यूक्लियन। मास डिफेक्ट पर न्यूक्लियन को हम बोलते हैं उसका पैकिंग फ्रैक्शन। सो टोटल मास डिफेक्ट डिवाइडेड बाय मास नंबर यानी कि ए मतलब नंबर, टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। तो पर न्यूक्लियन मास डिफेक्ट को हम बोलते हैं पैकिंग फ्रैक्शन। P.F से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें ये ध्यान देने वाली बात है कि अगर आपका पैकिंग फ्रैक्शन पॉजिटिव है, इसका मतलब जो न्यूक्लियस है वो अनस्टेबल है। अगर आपका पैकिंग फ्रैक्शन नेगेटिव है, इसका मतलब कि कुछ मास है वो जो कन्वर्ट हो चुका है एनर्जी में टू मेक द न्यूक्लियस स्टेबल। और ये जो एनर्जी है किसके काम आती है? एनर्जी काम आती है न्यूक्लियस को स्टेबल करने के। तो इफ PF इज पॉजिटिव, न्यूक्लियस इज अनस्टेबल। इफ PF इज नेगेटिव, द न्यूक्लियस इज स्टेबल, राइट। अब देखते हैं जो बहुत ही जरूरी चीज हमको समझना है यहाँ पे, बाइंडिंग एनर्जी के बारे में। तो एटॉमिक न्यूक्लियस में जो न्यूक्लियस में जो न्यूक्लियॉन्स का स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है? उनके बीच में बहुत ही स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स होता है। ये फोर्स उनको बाइंड करके रखता है जिससे कि न्यूक्लियस फॉर्म हो। तो ये एनर्जी उनको मिलती कहां से है? या फिर ऐसे भी हम उसको दूसरे तरीके से समझ सकते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियॉन्स हैं वो आपस में बाइंड है, तो उनको अलग करने के लिए आपको कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। और उस वर्क डन को आप अगर मेजर करोगे तो आप किस चीज को मेजर कर पाओगे? तो आप मेजर कर पाओगे उस एनर्जी को जिसने उस न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को बाइंड करके रखा हुआ है। तो वही एनर्जी है बाइंडिंग एनर्जी, और बाइंडिंग एनर्जी होता है मास डिफेक्ट की वजह से। ये जो बाइंडिंग एनर्जी है वो मास डिफेक्ट की वजह से होता है। सो द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस में बी डिफाइंड एज द एनर्जी रिक्वायर्ड to break up nucleus into its constituent protons and neutrons and to separate them to such a large distance that they may not interact with each other। तो बाइंडिंग एनर्जी वो एनर्जी है कि अगर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को अलग करने के लिए आपको टोटल जितनी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, सो दैट दे डू नॉट बाइंड टुगेदर, ताकि वो इतने अलग हो जाएं कि वापस ना जुड़ सकें। तो वो जो एनर्जी है उसी को हम बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। और ये जो बाइंडिंग एनर्जी है ये होता है मास डिफेक्ट इनटू C स्क्वायर इज इक्वल टू MC स्क्वायर। सो डेल EB, दैट दिस एनर्जी शोज द बाइंडिंग एनर्जी, इज इक्वल टू मास डिफेक्ट इनटू C स्क्वायर, राइट। और जो हमने देखा न्यूक्लियर एनर्जी जो रिलीज होती है, तो जब भी नया न्यूक्लियाई फॉर्म होता है या फिर न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेट होता है, तो ये जो एनर्जी है वो रेडियो एक्टिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में बाहर निकलती है। एंड ऑब्वियसली दोज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर समटाइम्स रेडियो एक्टिव, राइट। तो एक्सप्रेशन ऑफ बाइंडिंग एनर्जी को समझने के लिए देखिए क्या है, डेल M शो करता है मास डिफेक्ट को, Z शो करता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, A माइनस Z नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, M सबस्क्रिप्ट N शो करता है मास ऑफ न्यूट्रॉन, M सबस्क्रिप्ट P शो करता है मास ऑफ प्रोटॉन, और MN शो करता है मास ऑफ न्यूक्लियस। तो ये बाइंडिंग एनर्जी के लिए पहले हम देख लेते हैं डेल M का क्या क्या
यहां पर एक्सप्रेशन होगा दैट्स ZMP प्लस A माइनस ZMN माइनस MN, राइट। तो बाइंडिंग एनर्जी के लिए हम यहां पर लिखेंगे, क्योंकि ये मास डिफेक्ट का है, डेल EB इज इक्वल टू ZMH mass of the hydrogen atom that consists one neutron and one proton, A minus Z mass of neutron minus the mass of the nucleus, actual mass of the nucleus, into C square. So this expression shows the binding energy. Similarly, अगर हमको जानना है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज द एवरेज एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्सट्रैक्ट वन न्यूक्लियन फ्रॉम द न्यूक्लियस। एक न्यूक्लियन, एक किसी न्यूट्रॉन को या प्रोटॉन को न्यूक्लियस से बाहर निकालने के लिए जितनी एनर्जी की जरूरत है वो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है। तो जो टोटल आपका ये जो बाइंडिंग एनर्जी का एक्सप्रेशन है उसको हम सिंपली मास नंबर से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। सिमिलरली यहां पर हम देखते हैं बाइंडिंग एनर्जी कर्व। तो बाइंडिंग एनर्जी कर्व को आप देखेंगे तो यहां पे कुछ चीजें देखेंगे कि सबसे ज्यादा जो स्टेबल एटम है, सबसे ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी इस कर्व में आपको दिखाई देगी ऑलमोस्ट आयरन की, Fe। और भी कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं इसमें, जैसे एक्सेप्ट फॉर सम न्यूक्लियाई लाइक हीलियम, कार्बन एंड ऑक्सीजन, द वैल्यूज ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन lie on the smooth curve. This is smooth curve. तो helium, oxygen, so they all lie on the smooth curve. Binding energy per nucleon is small for light nuclei. तो जितने भी light nuclei हैं उनके लिए जो binding energy per nucleon बहुत ही कम होता है, क्योंकि उसमें इतना ज़्यादा bind नहीं होता, उसमें ज़्यादा energy नहीं होती, nucleons ही कम होते हैं उसमें। और इन द मास नंबर रेंज 2 to 20 आर वेल डिफाइंड मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑन द कर्व। 2 से 20 तक के जो मास नंबर वाले एलिमेंट्स हैं उनका जो मैक्सिमा और मिनिमा है वो बहुत ही वेल डिफाइंड है। जैसे कि मैक्सिमा इंडिकेट करता है हायर स्टेबिलिटी को, है ना, जैसे कि हीलियम, कार्बन, ऑक्सीजन, ये इनकी हाई स्टेबिलिटी होती है। वैसे ही मिनिमा लो स्टेबिलिटी को शो करता है, जैसे कि लिथियम, नाइट्रोजन। और जो जैसा कि हम देख पा रहे हैं इस कर्व में जो सबसे टॉप में हमको दिखाई दे रहा है वो है आयरन। तो इसका मतलब है कि आयरन की जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है वो मैक्सिमम है, और ये ऑलमोस्ट है 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास। आयरन की जो एनर्जी है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, वो है 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन। तो इंपॉर्टेंस क्या है, देखिए बाइंडिंग एनर्जी का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस है, इस बाइंडिंग एनर्जी कर्व से हम फिनोमेना होता है न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमेना इस चैप्टर में आगे की वीडियोस में हम देखेंगे। न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फिजन को एक्सप्लेन करता है। तो एक शॉर्ट सा रिकैप हम समझ लेते हैं कि बाइंडिंग एनर्जी आया कहाँ से। उसको समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा E इज इक्वल टू mc², यानी कि मास और एनर्जी कन्वर्टेबल है। और हम देखते हैं कि रेस्ट मास ऑफ द सम ऑफ रेस्ट मास ऑफ दी न्यूक्लियंस, यानी कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन का जो टोटल रेस्ट मास है न्यूक्लियस के रेस्ट मास से ज़्यादा होता है, मतलब वहाँ पर कुछ मास का गैप है, और ये मास डिफेक्ट है। ये मास जो होता है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है, यही मास बाइंडिंग एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, जो न्यूक्लियॉन्स को आपस में बाइंड करके रखता है। तो बेसिकली, और हमने देखा कि आयरन की जो बाइंडिंग एनर्जी है वो सबसे ज़्यादा होती है पर न्यूक्लियॉन, ऑलमोस्ट 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट।